यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने का काफी कोशिश किया गया और अभी हाल में जिस तरीके से रितेश मौर्य जी के साथ स्थानीय पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्य किया, स्वाभाविक रूप से अत्यंत निंदनीय है। एक और योगी सरकार में पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। करणी सेना के नाम पर गुंडे, माफिया, अपराधी, आरक्षक बेखौफ होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में आगरा में जिस तरीके से तलवार, बल्लम, भाला, फरसा और बंदूकें लहरा करके कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, एक के खिलाफ छोटी सी धारा में एफआईआर नहीं लगी, जबकि विश्व के शासक महान सम्राट अशोक जी की जयंती कार्यक्रम में अगर प्रतीकात्मक रूप से तलवार से केक काटा गया, इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। यानी आज जाति के आधार पर भेदभाव कानून भी करने लगा है, जो बड़ी शर्मनाक चीज है। जबकि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। यदि कहीं कानून तोड़ता है तो सबके समान के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक जाति विशेष के लोगों को नंगा नाच करने की खुली छूट, क्योंकि उनका ताल्लुकात माननीय मुख्यमंत्री की जाति बिरादरी से है, इसलिए वो नंगा नाच करने का प्रमाण पत्र लेकर घूमते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मौन स्वीकृति उनकी इस नंगा नाच को ग्रीन सिग्नल देती है, जो प्रदेश की चौपट कानून व्यवस्था का एक जीता जागता नमूना है। यही नहीं, आज पूरे प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समाज के किसी न किसी नौजवान की दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई हत्या होती है। यहां तक कि दबंगों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हत्या करने के बाद भी उनका जी नहीं भरता, लाशों को भी जला करके अपने दबंगई का खुला नंगानाच करते हैं। और महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार की घटना आम हो गई है। न्याय मिलना तो दूर, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। अगर एफआईआर लिखाने की कोई कोशिश करता है तो पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाता है कि सुलह कर लो, समझौता कर लो, अन्यथा क्रॉस केस करके तुमको परेशान कर देंगे, उल्टा तुमको फंसा देंगे। ये है पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन का घिनौना चेहरा। मैं कह रहा हूँ कि पहलगांव में पर्यटकों के साथ आतंकी हमला हुआ है, क्या केंद्र सरकार कितना दोषी है? क्या सुरक्षा को चूक हुई थी? ये पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार इसके लिए दोषी और जवाबदेह है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन सरकार का खुफिया तंत्र को इसकी हवा तक नहीं लगी। बड़े पैमाने पर पहलगाम में भारतीय सेना के जवान रहते हैं, उनको तक इसकी भनक नहीं लग पाई। पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र और इनका खुफिया तंत्र
विफल रहा है और जिसका दुष्परिणाम रहा कि तमाम पर्यटकों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और उल्टे केंद्र में बैठे हुए सरकार अपनी इस जवाबदेही को सुनिश्चित करने के बजाय कहां पर कमियां रह गई हैं इसको खोजने के बजाय हवाई बयानबाजी करने में मस्त है। सोचा गया था कि पहलगाम में बड़े पैमाने पर आतंकवादियों द्वारा नरसंहार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुबई से लौटने के बाद पहले पीड़ित परिवारों का आंसू पोंछने जाएंगे। इस आतंकवादियों के गोली के शिकार में जिनकी मौतें हुई हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। लेकिन ऐसा न करके आते ही लोग बिहार के चुनावी प्रचार में पहुंच गए और वहां से आतंकवादियों को देखने की धमकी दे रहे हैं। सही मायने में माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तब दिखाई पड़ती जब वे पहलगाम जाते, जो प्रशासनिक तंत्र की कमियां थी, अधिकारियों से बात करते, उनको निर्देश देते और इनका सूचना तंत्र, विजिलेंस, इंटेलिजेंस, सीबीआई आदि क्या क्या करती रही है, इन कमियों पर गहन चिंतन करते और भविष्य में इन कमियों को दूर कैसे किया जाए इस पर बात करते। ऐसा न कर उनको बिहार में चुनाव की बड़ी चिंता रही है, चुनावी सभा करने पहुंच गए। पहलगाम के में मृतकों को आंसू पोंछने की उनको फुर्सत नहीं रही है। इस तरीके से जैसा माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र के जिम्मेदार माननीय मंत्रीगण अगर संवेदनशील होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की लापरवाहियां आगे भी होती रहेंगी, घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मिलकर के चाक चौबंद ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में पूर्णतः बंद हो जाए। घुसपैठ होता ही कैसे है? अगर प्रशासनिक तंत्र मजबूत रहे, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, सीबीआई और अन्य जो हमारे सुरक्षा तंत्र हैं वो सभी सक्रिय रहे तो इनकी मृत्यु हो पाएगी और न इस प्रकार की घटनाएं हो पाएंगी, पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए केंद्र सरकार को चाक चौबंद समय रहते व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। भाजपा सरकार नोटबंदी को एक राहत कही थी कि अगर नोटबंदी हो जाने से आतंकी हमले पर काफी प्रभाव पड़ेगा, आतंक खत्म हो जाएगा घर से, ऐसा उन्होंने कहा था। देखिए, नोटबंदी जब थी पूरे देश को तबाही के रास्ते से गुजरना पड़ा। महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने अपने पैसे के लिए लाइन लगाना पड़ता था। पूरा का पूरा दिन भर का समय चला जाता था। और यही नहीं, वो पैसा गया कहां इसका लेखा जोखा अब तक सरकार जनता को नहीं दी। लोग तो ये कहते हैं कि अपने बड़े बड़े धर्मा सेठों की तिजोरी भरने में उसका उपयोग किया। और इसलिए भाजपा के नेता कहते कुछ है, करते कुछ, नारा देते हैं, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बारी बारी से इन्होंने सबका विश्वास का गला घोंट दिया। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, देश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ, महंगाई आसमान पर है, देश की जनता का जीना दुभर हो गया है। इस सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी
5 किलो 10 किलो चावल की एडजस्ट रहती है। अब 5 किलो 10 किलो चावल पर जीवन बिताने वाला व्यक्ति अपने बेटों को पढ़ाने की चिंता कैसे कर सकता है, अधिकारी बनाने की चिंता कैसे कर सकता है, विकास की सपने में भी सोच नहीं सकता है। इसी प्रकार से किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन लाभकारी मूल्य देना तो दूर, 3 साल से धरना दे रहे किसानों की मात्र एक मांग है कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आज तक सरकार नहीं घोषित की। लगभग 800 किसान शहीद भी हुए, लेकिन सरकार की चिंता नहीं। आज 27 लाख प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश से बंद हुए। माननीय मुख्यमंत्री ने कह के बंद किया कि उसमें विद्यार्थी नहीं है, जबकि सच ये है कि शिक्षकों के अभाव में विद्यालय बंद हुए। जब शिक्षक नहीं होगा तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों भेजेगा? 27,000 स्कूल सरकार की असफलता का एक जीता जाता नमूना है। सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए तरह तरह के कोई न कोई बहाने, हवाई लक्ष्यदार भाषण देकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। अस्पतालों में आज गरीब मरीजों के लिए दवा नदारद है, केवल पर्ची लिखी जाती है, निःशुल्क एक भी टैबलेट नहीं मिलता है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उस शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एक और सरकार कहती है कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं, गरीबी को नियंत्रण किया नहीं जा सकता। पुरानी पेंशन वालों को कहते हैं पैसा नहीं, इसलिए पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों का SC ST OBC के छात्रों की फीस की पूर्ति नहीं होती, ये बहाना बताते हैं पैसा नहीं है। लेकिन चंद उद्योगपतियों के कर्जा माफ करने के लिए 45,000 करोड़ रुपया चुटकी बजाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, देने के मेहरबान हो जाते हैं। और दूसरी ओर आप देश बेच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिए थे और आंख में धूल झोंक करके देश की राष्ट्रीय संपदा को, जो देश के जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे और टैक्स से बनता है, वो एक एक करके बेच रहे हैं। देश सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। यानी सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण करके ये देश के नौजवानों की रोटी छीन रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं और कहते हैं सबका विकास होगा। इस तरीके से आज सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के मनगढ़ंत सिगुफे छोड़ती है और जनता की आग में धूल झोंकने का लगातार। मंत्री जी, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, आपकी अपनी जनता पार्टी है, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आप PDA गठबंधन से लड़ेंगे कि PDA गठबंधन से अलग से लड़ेंगे? पहली बात तो अभी हम पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं। अभी 3 चरणों का मेरा उत्तर प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा हुआ। 3 चरणों में, पहले चरण में हमने इलाहाबाद और मिर्जापुर मंडल लिया, दूसरे चरण में मैंने बस्ती और गोरखपुर मंडल लिया, तीसरे चरण में मैंने कानपुर और आगरा मंडल का आंशिक जनपद लिया। अब चौथे चरण और 5वें चरण में, चौथे चरण में मैं फैजाबाद यानी अयोध्या मंडल और देवी पाटन मंडल लेने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वाराणसी मंडल और आजमगढ़ मंडल में आएंगे 5वें चरण में। इस प्रकार से कुल 10 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम, हमारा भ्रमण कार्यक्रम पूरा होगा। और अभी मैं अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में लगा हूं। रही बात 2027, हमारा मकसद होगा जनता की जवाबदेही के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकना। और इनको उखाड़ फेंकने के लिए जो भी लाइक माइंडेड लोग हाथ मिलाएंगे, उनका स्वागत है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके रहते हुए भी मौर्य समाज पर जैसे तमाम मौर्य समाज को उत्पीड़न होता है, क्या कहेंगे इस पे आप?
देखिए, इन लोगों की हैसियत एक बदुआ मजदूर की है। ये अपनी भाषा कभी बोल ही नहीं सकते, समाज की पीड़ा को कभी बयान ही नहीं कर सकते, समाज पर हो रहे जनजातीय अत्याचार के खिलाफ सपने में भी इनकी जुबान नहीं खुल सकती है, क्योंकि ये आरएसएस के वो रटे रटाए तोते हैं। जो आरएसएस बताएगी वही बोलेंगे, और जो तोता जैसा रटा हुआ बात करेगा वो न समाज का चिंता करता है, न प्रदेश की चिंता करता है, न देश की चिंता करता है। इसलिए जो मानसिक रूप से गुलाम है उनसे न कोई अपेक्षा की जा सकती है, न वो कुछ करने की हैसियत में रहते हैं। आज मुगलाबाद में आपके समाज से काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमें खुशी है कि जिस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई मैं शुरुआती दौर से लड़ता आ रहा हूं, हर समय वो मेरे साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। ये अच्छी बात है कि वो मेरी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते हैं।